हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो चलिए आज हम कवर करने जा रहे हैं अपना यूनिट 2 चैप्टर 4 ए टेल ऑफ वेलर मेजर सोमनाथ शर्मा एंड द बैटल ऑफ बडगाम के क्वेश्चन एंड आंसर पार्ट को। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी वीडियो प्ले लिस्ट में जाके एक जगह पर अवेलेबल हो जाए और आपको बार बार सर्च करना ना पड़े। और मैं इस चैप्टर की वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से भी चैप्टर का वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए बहुत बड़े क्वेश्चन आंसर्स हैं, बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। आपके पेज नंबर 49 पे है, पढ़ने से पहले ही एक्टिविटीज कर लेते हैं। फर्स्ट, वर्क इन पेयर्स। तो शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट एंड टीचर्स। क्वेश्चन 1 है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रिपब्लिक डे परेड ऑन 26 जनवरी। तो आप 26 जनवरी को होने वाली जो रिपब्लिक डे परेड होती है उसके बारे में क्या सोचते हैं। तो चलिए, इंडिया बिकेम रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950। भारत जो है 26 जनवरी 1950 को 1950 को गणतंत्र बना। टू कमेमोरेट दिस डे द रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 26 जनवरी। तो इस दिन की याद में ही हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है हमारे यहाँ। ए परेड इज हेल्ड एट राजपथ न्यू दिल्ली टू सेलिब्रेट दिस इवेंट। तो इस अवसर पर नई दिल्ली के राजपथ पर एक परेड आयोजित की जाती है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होस्ट द नेशनल फ्लैग। जो प्रेसिडेंट ऑफ भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो नेशनल फ्लैग को होस्ट करते हैं, लहराते हैं, फहराते हैं। क्वेश्चन 2 है, व्हाट आर द हाइलाइट्स ऑफ दिस परेड। इस परेड की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो आंसर, ए फॉरेन डिग्नेटरी इज इनवाइटेड टू बी ए गेस्ट ड्यूरिंग द रिपब्लिक डे परेड। तो गणतंत्र दिवस के रिपब्लिक डे परेड में एक विदेशी व्यक्ति विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है। ये मार्च पास्ट इज डन बाय द आर्म फोर्सेस। तो हमारे जो आर्म फोर्सेस हैं वे मार्च पास्ट करते हैं। मैनी स्टेट डिस्प्ले देयर फ्लोट्स ड्यूरिंग द परेड। और बहुत सारी जो स्टेट्स हैं वे अपनी झांकियां इसमें प्रस्तुत करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 है, व्हाट ब्रेवरी अवार्ड आर गिवन ऑन दिस डे एंड हु रिसीव देम। तो इस दिन कौन कौन से ब्रेवरी अवार्ड दिए जाते हैं और उनको कौन रिसीव करता है। ब्रेवरी होता है वीरता के पुरस्कार, सॉरी उनको कौन प्राप्त, कहाँ कौन रिसीव करता है, कौन प्राप्त करता है। आंसर है हमारा, द अवार्ड्स गिवन ऑन रिपब्लिक डे आर। कौन कौन से दिए जाते हैं गणतंत्र दिवस पर पुरस्कार। परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र एंड शौर्य चक्र। तो ये सारे के सारे अवार्ड दिए जाते हैं उस दिन। द पर्सनल ऑफ आर्म फोर्सेस रिसीव देम। जो हमारी आर्म फोर्सेस है उसके जवान इसको प्राप्त करते हैं। तो सेकंड है, वर्क इन ग्रुप ऑफ 4 एंड डिस्कस। तो 4 का ग्रुप बनाकर आपको डिस्कस करना है। क्वेश्चन 1 है, व्हाट क्वालिटीज डू यू थिंक ए सोल्जर शुड हैव। तो आप क्या सोचते हैं कि एक जो सोल्जर होता है उसमें कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए। चलिए आंसर, ए सोल्जर नीड्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ करेज, डिसिप्लिन एंड एडेप्टेबिलिटी टू सक्सीड इन द मिलिट्री। तो देखिए, जो एक सोल्जर अच्छा सोल्जर होता है उसको सफल होने के लिए, उसकी सफलता के लिए उसमें साहस होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए और जैसी भी सिचुएशन हो उसके अनुसार खुद को ढालने की क्षमता होनी चाहिए उसके अंदर। क्योंकि सोल्जर की ड्यूटी तो बहुत एडवर्स जगह पे भी लग जाती है, तो इसलिए उसको हर जगह के हिसाब से खुद को ढालना पड़ता है। क्वेश्चन 2 है, इफ यू हैड टू शेयर मैसेज विद ए सोल्जर व्हाट वुड इट बी। अगर आप किसी सोल्जर को कोई संदेश देना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो आप उनको क्या कहेंगे। आई वुड लाइक टू टेल ए सोल्जर दैट ऑल पीपल ऑफ आवर कंट्री लव एंड रेस्पेक्ट हिम हर फॉर हिज हर विलिंगनेस टू सेक्रीफाइस हिजर लाइफ फॉर द सेक ऑफ द कंट्री। तो हिजर इसलिए कहा है कि आप जो भी करो, मैं एक सैनिक से कहना चाहूंगा या कहना चाहूंगी कि हमारे देश के सभी लोग उसे बहुत प्यार और सम्मान देते हैं, क्योंकि वह देश में अपना जीवन, देश के लिए अपना जीवन क्या करता है, बलिदान करने के लिए तैयार रहता है। तो दे आर बैक्ड बाय द प्रेयर्स ऑफ द होल कंट्री। तो पूरे देश की प्रार्थनाएं, प्रेयर्स उनके साथ हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस डिस्कस, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इवेंट अरेंज करनी है। द फर्स्ट एंड द लास्ट इवेंट हैज बीन मार्क्ड फॉर यू। पहली और आखिरी इवेंट आपके लिए मार्क करी गई है यहाँ पर। शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट एंड टीचर। तो चलिए, ये हमने सारी की सारी इवेंट अरेंज कर दी है आपके लिए। फर्स्ट है, मेजर सोमनाथ शर्मा वाज बोर्न इन 1923 इन कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
इस सीरीज में सेकंड इवेंट है मेजर सोमनाथ शर्मा वाज किल्ड इमीडिएटली आफ्टर ए मोटार शेल हिट हिम। थर्ड वन है मेजर सोमनाथ शर्मा अंडरवेंट ट्रेनिंग एट द रॉयल मिलिट्री कॉलेज सैंडहर्स्ट। तो इसी सीरीज में फोर्थ वन आएगा आपका इवन आफ्टर लूजिंग मेजर सोमनाथ शर्मा द सोल्जर फाउट ब्रेवली टू सेव श्रीनगर फॉर इंडिया। इसी में फिफ्थ है मेजर सोमनाथ शर्मा रिक्वेस्टेड एयर स्ट्राइक टू कॉम्बैट द एनिमी एट बडगाम। सिक्स वन है द डी कंपनी अंडर द कमांड ऑफ मेजर सोमनाथ शर्मा वाज फ्लोन इनटू श्रीनगर। द मेजर सोमनाथ शर्मा वाज कमीशन इन द 19th हैदराबाद रेजिमेंट इन 1942। और लास्ट वन है मेजर सोमनाथ शर्मा वाज फर्स्ट रिसिपेंट ऑफ द परमवीर चक्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। तो देखिए रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो आपको इस एक्सट्रैक्ट को रीड करना है और नीचे आप इसके हिसाब से आपको आंसर देने हैं। तो देखिए ये आप पूरा पढ़िए, इसको पढ़ के पूरा जो हमने इसमें पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, आप इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द कंडीशन फ्रॉम द लाइन द एयर वाज थिक विद गन फायर। इसका मतलब है देयर वाज इंटेंस फाइटिंग ऑन द बैटलफील्ड, कि हवा जो है गन फायर की आवाज से बहुत ज्यादा भारी हो गई, गूंज गई थी, उसमें पूरी गुंजायमान थी। तो उसका क्या मतलब हुआ कि देयर वाज इंटेंस फाइटिंग ऑन बैटलफील्ड, कि जो युद्ध का मैदान है उसमें बहुत ही जोरों शोरों पे लड़ाई चल रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस विद ए सुटेबल रीजन। अब आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है सुटेबल रीजन के साथ में। डिस्पाइट हैवी कैजुअलिटीज मेजर सोमनाथ शर्मा कंटिन्यूड टू लीड हिज मैन बिकॉज। देखिए बहुत सारी कैजुअलिटी होने के बाद भी सोमनाथ शर्मा अपनी जो उनकी टीम थी उसको लीड कर रहे थे, क्योंकि ही वाज डीपली कमिटेड टू हिज ड्यूटी एंड वांटेड टू इंस्पायर हिज सोल्जर्स टू फाइट विद करेज एंड डिटर्मिनेशन। तो वो जो उनके सोल्जर्स थे उनको इंस्पायर करना चाहते थे कि देखिए पूरे क्रेज के और डिटर्मिनेशन के साथ में हमें लड़ाई करनी है और अपनी भारत माता की रक्षा करनी है। तो ये उनका जो कमिटमेंट था उनकी ड्यूटी के लिए, उसको बिल्कुल डीप कमिटमेंट उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर गिवन बिलो। तो आपको देखिए असर्शन और रीजन दो दिए गए हैं, दोनों के लिए करेक्ट उसको सेलेक्ट करना है ABCD में से। असर्शन है मेजर सोमनाथ शर्मा वाज मूव्ड fearlessly through the battlefield even though he was injured। तो घायल होने के बाद भी वो बिना किसी भय के पूरे बैटलफील्ड में छाए रहे। He believed his courage was important to motivate soldiers। तो वो क्या चाहते थे कि जो उनका क्रेज है वो सोल्जर्स को मोटिवेट करेगा, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों स्टेटमेंट इसमें ट्रू हैं, असर्शन भी और स्टेटमेंट भी। और जो रीजन है, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि इसीलिए तो बैटलफील्ड में फियरलेसली घूम रहे थे कि ताकि उनके जो सैनिक हैं उनको मनोबल, उनका साहस अप हो सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट। जो ब्रैकेट में दिए गए हैं उनसे करेक्ट वर्ड से आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। तो मेजर सोमनाथ शर्मा वाज फिलिंग मैगजीन्स एंड encouraging हिज मैन टू होल्ड देयर ग्राउंड डिस्पाइट इंजरीज, क्योंकि वो घायल थे, घायल होने के बावजूद भी जो मेजर सोमनाथ शर्मा थे वो मैगजीन भर रहे थे और अपने साथियों को चोट लगने के बावजूद भी डटे रहने के लिए वो क्या कर रहे थे, प्रेरित कर रहे थे। Born on 31st January 1923 in the picturesque town of Dad in Kangra, Himachal Pradesh, सोमनाथ शर्मा belong to a family with a rich military legacy। तो 31 जनवरी 1923 को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के चित्र में, पिक्चरेस्क्यू मतलब कोई चित्र में, एक चित्र में कस्बे ढाड़ में जन्मे सोमनाथ शर्मा का परिवार जो था वो सैन्य विरासत के लिए प्रसिद्ध था, मिलिट्री लेगेसी के लिए। हिज फादर मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा हैड सर्व द नेशन विद distinction and young Somnath was deeply inspired by the very
वेरियस टेल्स ऑफ द महाभारत imparted टू हिम बाय हिज ग्रैंडफादर। तो उनके पिता मेजर सोमनाथ शर्मा, मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा ने देश की सेवा सम्मान के साथ की थी और युवा सोमनाथ अपने दादा द्वारा सुनाई गई महाभारत की वीर गाथाओं से गहरे प्रभावित थे। नाउ व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट सोमनाथ शर्मा अर्ली इन्फ्लुएंसेस ऑन हिज कैरियर। तो सोमनाथ शर्मा के कैरियर पर उनकी जो अर्ली इन्फ्लुएंसेस थी, प्रारंभिक प्रेरणाएं थी, उनके बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो देखिए ये सी इसका राइट है। हिज फैमिली एंड हेरिटेज इंस्पायर्ड हिज ब्रेवरी एंड सेंस ऑफ ड्यूटी। तो जो उनका परिवार और उनकी विरासत उनकी बहादुरी और कर्तव्य भावना की प्रेरणा रही है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो स्टेटमेंट है सोमनाथ शर्मा बिलोंग टू ए वेल्दी फैमिली। जो सोमनाथ शर्मा थे एक बहुत धनी परिवार से बिलोंग करते थे। तो ये फॉल्स है, वो एक मिलिट्री लेगेसी वाले परिवार से बिलोंग करते थे। थर्ड, व्हाट डज द फ्रेज सर्व द नेशन विद डिस्टिंक्शन टेल अस अबाउट मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा। तो देश की सेवा सम्मान के साथ की इस वाक्यांश के बारे में आप बताइए। अमरनाथ शर्मा के बारे में जो बोला गया है, ही परफॉर्म हिज ड्यूटी विद एक्सेप्शनल डेडिकेशन, ऑनर एंड एक्सीलेंस। ही वाज हाईली रिस्पेक्टेड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द कंट्री। तो इसका सही ऑप्शन ये है आपका कि मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा परफॉर्म हिज ड्यूटीज, ही परफॉर्म हिज ड्यूटीज विद एक्सेप्शनल डेडिकेशन, ऑनर एंड एक्सीलेंस। तो यहां तक आपका ये ठीक है। ठीक है, इसका ये मतलब है कि सर्व द नेशन विद डिस्टिंक्शन। नाउ कम टू फोर्थ, रिप्लेस द अंडरलाइन फ्रेज विद ए वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट हैज ए सिमिलर मीनिंग। अब आपको जो अंडरलाइन वर्ड है वो उसको सिमिलर मीनिंग से रिप्लेस करना है। जैसे कि माई फैमिली एंड आई विजिटेड ए पॉपुलर हिल स्टेशन एंड स्टेड इन ओल्ड बट विजुअली चार्मिंग हाउस सराउंडेड बाई ट्री। तो इसके लिए क्या आएगा, पिक्चरेस्क्यू। ठीक है, कि बहुत ही, जैसा कि उसमें था चित्रमय, कि उसने क्या बोला, विजुअली चार्मिंग, जो देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लगे। तो इसके लिए पिक्चरेस्क्यू वर्ड हमने इससे स्टेंजा से उठाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Now answer the following questions. Question 1 है, मेजर सोमनाथ legacy of courage and devotion to the nation remains forever alive, forever alive, ये भी A है। What is the significance of the repetition in this line? तो जो मेजर सोमनाथ शर्मा के साहस और राष्ट्र के प्रति समर्पण की उनकी हेरिटेज है, विरासत है, हमेशा जीवित है, हमेशा जीवित है। इस पंक्ति में जो रिपीटेशन हो रहा है उसका क्या मतलब है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है। तो हमारा आंसर है द रिपीटेशन ऑफ द फ्रेज फॉर एवर अलाइव एम्फेसाइजेस द लास्टिंग इम्पैक्ट ऑफ मेजर सोमनाथ ब्रेवरी एंड डिवोशन। तो हमेशा जीवित है, इस ये जो सेंटेंस है इसका मतलब, इसको रिपीटेशन का मतलब है कि मेजर सोमनाथ शर्मा की जो बहादुरी और समर्पण है वो परमानेंट, स्थायी तौर पर जोर देती है। तो इट कन्वेज दैट हिज sacrifice is remembered not just as moment in history but as the eternal source of इंस्पायरेशन फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो ये हमें ये शो करता है कि जो उनका सेक्रीफाइस है, बलिदान है, केवल हमारी हिस्ट्री का एक पूरा क्षण नहीं है कि इसको आप एक क्षण बोलो और भूल जाओ, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए उसका एक पूरा प्रेरणा का शाश्वत सोर्स है। ठीक है, जो आगे की जनरेशन को इंस्पायर करेगा। क्वेश्चन 2 है, व्हाई डू यू थिंक मेजर सोमनाथ लीडरशिप वाज क्रिटिकल ड्यूरिंग द बैटल ऑफ बडगाम। आपको ऐसा क्यों लगता है कि बडगाम की लड़ाई के दौरान जो मेजर सोमनाथ शर्मा का नेतृत्व था, लीडरशिप थी, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी। तो चलिए लिखते हैं, मेजर सोमनाथ लीडरशिप वाज क्रिटिकल ड्यूरिंग द बैटल ऑफ बडगाम, बैटल ऑफ आएगा, ठीक है, बैटल ऑफ बडगाम, बिकॉज ही रिमेन काम अंडर प्रेशर, इंस्पायर हिज मैन टू फाइट bravely despite overwhelming odds and made strategic decisions such as requesting air strikes। तो जो बडगाम की लड़ाई के दौरान पूरी में मेजर सोमनाथ शर्मा की लीडरशिप इसलिए बहुत जरूर महत्वपूर्ण थी क्योंकि उन्होंने दबाव में शांत रहकर और सैनिकों को भारी विपरीत परिस्थितियों के बाद भी बहादुरी से लड़ने के लिए प्रेरित किया और रणनीतिक निर्णय लिए, जैसे कि एयर स्ट्राइक के लिए अनुरोध किया। His presence and courage motivation his troop to hold their ground, buying valuable time for reinforcement to arrive and save Srinagar।
तो उनकी उपस्थिति और उनके साहस ने ही उनकी टुकड़ी को मोर्चा थामने के लिए प्रेरित किया, जिससे सुदृढ़ीकरण दोबारा से उनकी मदद के आने और श्रीनगर को बचाने के लिए मूल्यवान समय उनको मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, व्हाट वर द मेजर सोमनाथ लास्ट वर्ड? तो मेजर सोमनाथ के अंतिम शब्द क्या थे? व्हाट डू दे रिफ्लेक्ट अबाउट हिज सेंस ऑफ ड्यूटी? और वे उनकी सेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य भाव के बारे में हमें क्या रिप्रेजेंट करते हैं? तो आंसर है मेजर सोमनाथ लास्ट वर्ड वर, मेजर सोमनाथ के अंतिम शब्द थे, द एनिमी इज ओनली 50 yards फ्रॉम अस। जो दुश्मन है हमसे केवल 50 गज दूर है, 50 यार्ड दूर है। वी आर हैवीली आउटनंबर्ड, हम संख्या में बहुत कम है। वी आर अंडर डिवेस्टिंग फायर, हम पर भयानक गोलाबारी हो रही है। आई शैल नॉट विड्रॉ एन इंच बट विल फाइट टू द लास्ट मैन एंड द लास्ट राउंड, मैं 1 इंच भी पीछे नहीं उठूंगा और अपनी अंतिम सांस, अंतिम व्यक्ति और अंतिम गोली तक लड़ूंगा। दोज वर्ड रिफ्लेक्ट हिज अनशेकेबल कमिटमेंट टू हिज मिशन एंड हिज विलिंगनेस टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग फॉर द डिफेंस ऑफ हिज कंट्री। तो उनके ये जो वर्ड हैं वो उनके मिशन के प्रति उनके अटूट समर्पण और देश की रक्षा के लिए सब कुछ बलिदान करने की तत्परता को शो करते हैं। तो दे शो हिज डेप्थ सेंस ऑफ ड्यूटी, ब्रेवरी एंड लीडरशिप। ये उनके गहरे कर्तव्य भाव और बहादुरी और उनकी लीडरशिप को दिखाता है। तो चलिए क्वेश्चन 4 चलते हैं। What might have been the outcome of the Battle of Budgam if Major Somnath and his company had not hold their ground? तो अगर मेजर सोमनाथ शर्मा और उनकी जो टुकड़ी है उसने मोर्चा न संभाला होता तो बडगाम की लड़ाई का परिणाम क्या हो सकता था? तो आंसर है हमारा, इफ मेजर सोमनाथ एंड हिज कंपनी हैड नॉट हेल्ड देयर ग्राउंड द इन्फिल्ट्रेटर्स माइट हैव कैप्चर्ड द श्रीनगर एयरपोर्ट एंड द सराउंडिंग एरियाज। तो अगर मेजर सोमनाथ शर्मा और उनकी टुकड़ी ने मोर्चा न संभाला होता तो घुसपैठिए जो इन्फिल्ट्रेटर्स थे वो श्रीनगर हवाई अड्डे को और आसपास के क्षेत्र पर कब्जा कर सकते थे। दिस कुड हैव लीड टू द लॉस ऑफ कश्मीर टू पाकिस्तान इन 1947। इससे 1947 में ही कश्मीर पाकिस्तान के हाथों में जा सकता था, चेंजिंग द कोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री सिग्निफिकेंटली, जो कि भारतीय इतिहास की दिशा को काफी बदल देता। Now question number 5 है, what do you think Major Somnath's story continues to inspire soldiers and civilians today? तो आपको क्यों लगता है कि जो मेजर सोमनाथ की कहानी है आज भी सैनिकों और नागरिकों को वो इंस्पायर करती है, प्रेरित करती है? तो आंसर है हमारा, मेजर सोमनाथ स्टोरी इंस्पायर पीपल बिकॉज इट इम्बडीज करेज, पैट्रियटिज्म एंड सेल्फलेस सैक्रिफाइस। तो मेजर सोमनाथ शर्मा की कहानी इसलिए लोगों को प्रेरित करती है कि क्योंकि ये साहस, देशभक्ति और सेल्फलेसनेस, निस्वार्थ बलिदान का सिंबल है, प्रतीक है। He led from the front despite personal injury and chose to fight against overwhelming odds rather than retreat. तो उन्होंने अपनी खुद के चोट लगने होने के बावजूद भी आगे रहकर लीडर उसको नेतृत्व किया और बहुत विपरीत परिस्थितियों में भी पीछे हटने के बजाय लड़ने का निर्णय उन्होंने लिया। Such dedication to the nation set a powerful example for both soldiers defending the country and the civilian striving to uphold values in their daily lives। तो राष्ट्र के प्रति, नेशन के प्रति जो उनका इतना डिवोशन, समर्पण है सैनिकों और नागरिकों दोनों के लिए, ठीक है, एक सशक्त एग्जाम्पल पेश करता है लोगों के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 6, how can the values demonstrated by Major Somnath Sharma, courage, duty and self-sacrifice be applied in our daily lives? तो जो मेजर सोमनाथ शर्मा द्वारा प्रदर्शित किया गया अपनी ड्यूटी के प्रति जो क्रेज, ड्यूटी और सेल्फ सेक्रीफाइस, ठीक है, इसको हमारे दैनिक जीवन में हम डेली लाइफ में कैसे हम अपना सकते हैं? तो आंसर है इसका, दीज वैल्यूज कैन गाइड अस टू फेस चैलेंजेस, bravely take responsibility for our action and put the well-being of others above our nation interest। तो ये मूल्य हमें, ये वैल्यूज हमें चुनौतियों का बहादुरी से सामना करने और अपने जो हमारे कार्य हैं उनको जिम्मेदारी लेने और दूसरों के कल्याण के लिए खुद का जीवन न्यौछावर करने का मार्गदर्शन करते हैं। Whether it is
It's helping someone in need, standing up for what's right, or staying committed to our goals. We can honor his legacy by living with integrity, responsibility, and the compassion. तो चाहे किसी जरूरतमंद की मदद करना हो, सही बात के लिए खड़ा होना हो, या अपने टारगेट के प्रति हमें प्रतिबद्ध रहना हो, हम ईमानदारी, जिम्मेदारी और करुणा के साथ में जीवन जीकर उनकी ये जो पूरी की पूरी हेरिटेज है, विरासत है, उसका सम्मान कर सकते हैं। तो चलिए, लेट अस लर्न, मैच द एक्सप्रेशन फ्रॉम द टेक्स्ट इन कॉलम 1 विद द मोस्ट सुटेबल सिचुएशन गिवन इन कॉलम 2। तो देखिए, फाइट टू द लास्ट मैन का मतलब होता है द सोल्जर फाउट वैलेंटली अंटिल ईच वन लेड डाउन हिज लाइफ फॉर द नेशन। तो जब तक एक आखिर आदमी भी खड़ा है तो वो होता है लास्ट मैन। फाइट टू द लास्ट मैन मतलब आखिरी सोल्जर तक लड़ना। फॉइल द प्लान मतलब ए स्पाई disrupt the enemy's effort to invade a country by intercepting their communication। किसी का प्लान जान लेना। डिलीवर ए ब्लो, ए स्पोर्ट्स टीम सोर्स है लास्ट मिनट गोल, गिविंग देम द लीड एंड शेकिंग द ओपोनेंट्स कॉन्फिडेंस। आपको अगर हिंदी में जानना है, मैं हिंदी में इनका मतलब बता देता हूं आपको। फाइट टू द लास्ट मैन का मतलब क्या होता है कि द सोल्जर, सैनिक अंतिम सांस तक वीरता से लड़े तथा देश के लिए प्राण उन्होंने न्योछावर कर दिए। ठीक है। फॉइल द प्लान मतलब एक जासूस ने दुश्मन के जो कम्युनिकेशन है उसको पकड़कर देश पर आक्रमण की योजना विफल कर दी। डिलीवर ए ब्लो मतलब एक खेल टीम ने आखिरी लास्ट मोमेंट तक गोल कर बढ़त बना ली और अपना जो उनका ओपोनेंट था उसका आत्मविश्वास उन्होंने डगमगा दिया। तो होल्ड देयर ग्राउंड मतलब ये है इसका, सोल्जर स्टे इन देयर पोजीशन एंड फाइट बैक इवन दो एनिमी इज स्ट्रोंगर। कि मतलब सैनिक अपने स्थान पर टिके रहे और दुश्मन के मजबूत होने के बावजूद मुकाबला उन्होंने उनका किया। तो चलिए, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द एक्सप्रेशन फ्रॉम द कॉलम 1। ठीक है। तो ये है आपका, द डिटेक्टिव मैनेज टू फॉइल द प्लान बाय फाइंडिंग द हिडन एविडेंस बिफोर द कल्प्रिट कुड गेट रिड ऑफ इट। Second, the company's new advertising campaign was meant to deliver a blow to their competitors' sales. Next है, the hikers choose to hold their ground despite the heavy rain, refusing turn back on their journey. Next है, despite being heavily outnumbered, the soldier vowed to defend their homeland and fight to the last man, refusing to surrender the enemy forces। ठीक है, ये सारे इनके फिल इन द ब्लैंक्स में फिट बैठ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीड द हाईलाइटेड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट। जैसे कंटीजेंट हो गया। ठीक है, एक कंटीजेंट ऑफ ट्रूप पोस्टेड टू जम्मू एंड कश्मीर वाज एयरलिफ्टेड इनटू श्रीनगर। तो देयर आर मेनी सच कलेक्टिव नाउन सच एज कंटेस्ट ऑफ आर्म फोर्सेस, मैच द फॉलोइंग। अब फिर आपको मैच करना है कॉलम 1 कॉलम 2 में। चलिए आगे मैच कर लेते हैं। ये हमने मैच कर रखे हैं। रेजिमेंट क्या होती है? ठीक है, रेजिमेंट होती है ए परमानेंट यूनिट ऑफ आर्मी, टिपिकली कमांड बाई ए लेफ्टिनेंट कर्नल या कर्नल एंड डिवाइडेड इनटू सेवरल कंपनीज। स्क्वाड्रन क्या होती है? एक स्मॉल यूनिट होती है, टिपिकली कंप्राइजिंग 12 to 24 एयरक्राफ्ट एंड देयर क्रूज यूज इन एयरफोर्स, नेवल, आर्मी, एविएशन सर्विसेज। फ्लीट क्या होती है? एक ग्रुप ऑफ शिप सेलिंग टुगेदर, एंगेज इन द सेम एक्टिविटी और अंडर द सेम ओनरशिप। अब बटालियन क्या होती है? ए लार्ज बॉडी ऑफ ट्रूप्स रेडी फॉर बैटल, स्पेशली एन इन्फेंट्री यूनिट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ फिल इन द ब्लैंक सुटेबली विद द वर्ड कॉलम 1 इन द टेबल। अब आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो कमांडिंग ऑफिसर एड्रेस द एंटायर रेजिमेंट, ठीक है, ऑफ सोल्जर्स ड्यूरिंग द मॉर्निंग असेंबली। कम टू सेकंड, द एडमिरल ऑर्डर द एंटायर फ्लीट टू सेट सेल फॉर बैटल, क्योंकि एडमिरल किस में होता है? नेवी में होता है, और फ्लीट का होती है शिप की होती है। द बटालियन ऑफ इन्फेंट्री एडवांस
slowly through the dense forest. Come to next, ए स्क्वाडन ऑफ फाइटर जेट, क्योंकि एयरफोर्स में जो फाइटर जेट होते हैं उनकी क्या होती है, स्क्वाडन होती है, आपने पढ़ा है पीछे, तो इसी हिसाब से हमने इनको फिलअप किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट एंड फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड बाय टेकिंग क्लूज फ्रॉम द मीनिंग गिवन बिलो इन द बॉक्स। तो इनसे आपको चूज करके सही वर्ड इसमें भरना है। तो टू टेक द सीज कंट्रोल, इसका क्या मतलब होता है, ओवर थ्रू। तो इसका मतलब होता है टू टेक द सीज कंट्रोल मतलब कब्जा करना है, किसी पर नियंत्रण करना, ओवर थ्रू। टू इन्वेड और ऑक्यूपाई एन एरिया इन लार्ज नंबर, इसका मतलब होता है ओवर रन, बड़ी संख्या में किसी क्षेत्र में घुस जाना। टू फ्लड और ओवर पावर समवन और समथिंग इमोशनली, इसका मतलब होता है ओवरवेल्म। ओवरवेल्म का मतलब क्या होता है कि भावनात्मक रूप से अत्यधिक किसी को प्रभावित करना। तो नाउ क्रिएट द लिस्ट ऑफ एटलीस्ट 5 अदर वर्ब्स दैट बिगिन विद द ओवर एंड फ्रेम सेंटेंस ऑफ योर ओन। देखिए ओवर से शुरू होने वाली, जैसे ओवरवेम, ओवरथ्रो, ओवररन, आपको 5 वर्ब बनानी है, 5 वर्ब्स बनानी है और उन पे 5 सेंटेंस खुद के बनाने हैं। चलिए हमने यहाँ पर आपके लिए रेडी कर रखा है, आप इसको देख लीजिए। जैसे ओवर एस्टिमेट, ये उस पर सेंटेंस है। ओवरलुक, ये उसका सेंटेंस है। ओवर रिएक्ट, ये उस पर सेंटेंस है। ओवरवर्क, ये उसका सेंटेंस है। ओवरस्लेप्ट, ये उस पे सेंटेंस है। ठीक है, तो आप इसको आराम से खुद से पढ़ लीजिए, पढ़ के इसको लिख लीजिए। नाउ कम टू नेक्स्ट। इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड सी इज यूज फॉर नाउन व्हाइल एस इज यूज फॉर वर्ब। तो देखिए यहाँ पर सी और एस दे रखे हैं। एडवाइस, एडवाइज, ठीक है। प्रैक्टिस, प्रैक्टाइज, डिवाइस, डिवाइज, काउंसिल, काउंसिल। तो यहाँ पर सी और एस आपके दिए हुए हैं, लेकिन उनमें दोनों में फर्क है। ठीक है, सी आपका नाउन के लिए यूज होता है और जहां पर लास्ट में एस लग जाता है वो वर्ब बन जाती है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए। नाउ फिल इन द ब्लैंक करेक्टली विद द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में दिए वर्ड के हिसाब से आपको सही करेक्ट फिल करना है। तो पहले में क्या आएगा आपका, द टीचर एडवाइज आएगा, एडवाइस। ठीक है, सेकंड में क्या आएगा, द म्यूजिशियन बिलीव दैट डेली, सॉरी, सेकंड में आएगा आपका एडवाइज। द टीचर एडवाइस इज ऑलवेज, क्योंकि टीचर की जो सलाह है, एडवाइस है, इज ऑलवेज हेल्पफुल एंड सी कंटिन्यू टू एडवाइज स्टूडेंट ऑन देयर कैरियर चॉइस। और वो हमेशा उनको, बच्चों को क्या करते हैं, उनके कैरियर पे सही सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं। तो पहले में एडवाइस, दूसरे में एडवाइज, ये आएंगे दोनों। ठीक है, द म्यूजिशियन बिलीव दैट डेली प्रैक्टिस हेल्प ए लॉट, सो सी इज ऑलवेज रेडी टू प्रैक्टाइज हर हारमोनियम लेसन। तो इसी तरह से ये देखिए हमने भर रखे हैं आपके, कहाँ पे डिवाइस, डिवाइस, काउंसिल, काउंसिल आएगा, कहाँ पे एडवाइस, एडवाइज आएगा। तो इसको आप पढ़िए, इनको ध्यान रखिए कि कहाँ पे नाउन की तरह यूज होते हैं। जब इन पे सी होता है तो नाउन रहते हैं और जब एस लग जाता है तो ये वर्ब बन जाते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट। रीड द हाईलाइटेड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट। तो आपको टेक्स्ट में से हाईलाइटेड वर्ड को पढ़ना है। मोस्ट इंपोर्टेंटली, हिज स्टोरी इज ए रिमाइंडर ऑफ sacrifice made by countless men and women defense of the motherland। तो सबसे महत्वपूर्ण, उनकी कहानी माँ भारती की रक्षा में बहुत अनगिनत पुरुषों और महिलाओं द्वारा दिए गए बलिदान का एक क्या है, स्मरण है, रिमाइंडर। इन द टर्म ऑफ मीनिंग देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टू वर्ड डिफेंस, डिफेंस। तो देखिए यहाँ पर अगर आप अर्थ के हिसाब से देखोगे तो डिफेंस, डिफेंस में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक जैसे ही है। ठीक है, बस फर्क क्या है इनमें कि ये जो डिफेंस है ये यूके इंग्लिश में यूज होता है, ये डिफेंस आपका अमेरिकन इंग्लिश में। इन अमेरिकन इंग्लिश द वर्ड स्पेल्ड विद एन एस, ये वाला डिफेंस अमेरिकन इंग्लिश में यूज होता है। वेयर एज इन ब्रिटिश इंग्लिश जो हम यूज करते हैं इंडिया में, उसमें DEFENC यूज होता है। इट इज स्पेल्ड विद सी विच इज प्रेफर्ड स्पेलिंग विच हैज सेवरल डिफरेंट मीनिंग्स बट इट इज मोस्टली यूज टू मीन एक्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग समवन और समथिंग अगेंस्ट अटैक और क्रिटिसिज्म। तो इनका मतलब तो एक ही है दोनों का। ठीक है, किसी चीज को हमले या आलोचना से बचाना, डिफेंस करना। तो बस फर्क इतना है कि एक लिया गया है यूके इंग्लिश से, एक लिया गया है यूएसए इंग्लिश से। ठीक है, तो यूके और यूएसए इंग्लिश में कई सारे वर्ड का फर्क है। जैसे कि आप कलर का देखोगे COLOR,
और COLOUR, आप दोनों तरह का कलर लिखा देखते हैं, दोनों सही है, दोनों का मतलब सेम है, बट ये आपका यूएसए इंग्लिश का वर्ड है और ये आपका यूके इंग्लिश का वर्ड है कलर, ठीक है, जिसको हम यूज करते हैं, तो हम यूज ये करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिनमें फर्क है। बहुत सारे वर्ड के लास्ट में जेड आता है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में जब जेड आता है तो यूएसए इंग्लिश का होता है, और ऑर्गेनाइजेशन में जब ऐसा आता है तो यूके इंग्लिश का होता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, आप इनको देखिए कि कौन किन किन में क्या क्या फर्क है, कौन से यूके इंग्लिश में और इंडियन इंग्लिश में, यूके इंग्लिश में यूएसए इंग्लिश में वर्ड कैसे चेंज हो जाते हैं। नाउ रीड द हाइलाइटेड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट, ended with eco-craze that serve as an inspiration. A contingent of troops posted to Jammu and Kashmir was airlifted into श्रीनगर। तो यहाँ पर आपको जैसे हाईलाइटेड वर्ड दे रखे हैं, आपको रीड करने हैं, सर्व, वाज, वर, एम्बडी, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं। द हाईलाइटेड वर्ड आर आइदर सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब्स। तो ये सिंगुलर भी, कुछ सिंगुलर वर्ब है, कुछ प्लूरल वर्ब है, जैसे ये सिंगुलर हो गया, ये प्लूरल है, ठीक है। देयर आर इन एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के सब्जेक्ट के साथ में एग्रीमेंट में है, तो दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसको क्या कहते हैं? सब्जेक्ट ऑफ वर्ब का एग्रीमेंट कहते हैं, क्योंकि जो वर्ब सब्जेक्ट के साथ में मेल खाती हो, ठीक है, कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब आपकी सिंगुलर है, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब आपका प्लूरल है, इस तरह से। तो इसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बट कई जगह आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखने को नहीं मिलता है कई सेंटेंस में, क्योंकि आपका जो वो है सब्जेक्ट के साथ में कई बार वर्ब आपकी मेल नहीं खाती है, वो भी आप देखेंगे आगे कहीं आपको ये मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नो फिल इन द ब्लैंक फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ब गिवन विद इन द ब्रैकेट। ये आप भी कर सकते हैं खुद कि बुके ऑफ फ्लावर्स क्या आएगा? इज ब्यूटीफुल, क्योंकि बुके एक ही है, फ्लावर्स हैं बट बुके एक ही है। नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट, वर दोनों आ गए, ना ही टीचर ना ही स्टूडेंट, तो इसमें आएगा वर, ठीक है। अवेयर ऑफ द चेंज इन द शेड्यूल, ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट, आपको तो केवल सब्जेक्ट पढ़ना है, उससे आगे सेंटेंस में जाना ही नहीं है, तो इसमें क्या आएगा? हैज। ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, कोई भी एक पार्टिसिपेंट। द डाटा कलेक्टेड बाय द रिसर्चर्स, क्या आएगा? शो आएगा। वन ऑफ द प्रेयर्स, वाज आएगा, क्योंकि एक प्रेयर बहुत सारी प्रेयर्स में से एक। आइदर द चिल्ड्रन और देयर गार्जियन, इसमें है जाएगा, ये सिंगुलर बनेगा, प्लूरल नहीं बनेगा, या तो बच्चे या फिर उनके गार्जियन। ए पेयर ऑफ शूज, ई जाएगा, क्योंकि पेयर एक है, जूते शूज भले ही दो हैं बट पेयर एक होता है, ए पेयर दे दिया यहाँ पर, इसलिए ई जाएगा। नाइदर ऑफ स्टेटमेंट, ई जाएगा कि कोई भी एक स्टेटमेंट, कोई भी नहीं। द मेंबर ऑफ ज्यूरी, क्या आएगा? हैव आएगा, हैव डिलीवर्ड। द मेंबर्स ऑफ जूरी, क्योंकि जूरी के पूरे मेंबर्स के बारे में बात हो रही है, जूरी होती बहुत सारे मेंबर की। मैथमेटिक्स, ये मेंबर्स ऑफ जूरी है, अगर जूरी ऑफ मेंबर्स आता तो तब है जाता, अगर जूरी पहले आ गया होता। जूरी बाद में है तो हैव आएगा, क्योंकि पहले मेंबर्स है, और अगर जूरी पहले होता तो है जाता। मैथमेटिक्स क्या आएगा? इज आएगा। मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट फॉर मैनी स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड करेक्ट द इनकरेक्ट यूज ऑफ वर्ब, वन एग्जाम्पल हैज बीन डन फॉर यू। तो अब आपको ये पैसेज पढ़ना है, जो नीचे आपको पैसेज दिया गया है, ठीक है, और उसमें गलती को आपको ठीक करना है। जैसे ए बटालियन ऑफ सोल्जर स्टैंड एट अटेंशन एट द नेशनल फ्लैग आर रेज्ड, तो नेशनल फ्लैग आर नहीं, नेशनल फ्लैग इज रेज्ड, और स्टैंड नहीं, स्टैंड्स आएगा। ए बटालियन ऑफ सोल्जर्स स्टैंड्स, तो इस तरह से आपको ठीक करना है, ठीक है। तो चलिए आंसर है हमारा, इसको सही करते हैं। ईच सोल्जर सल्यूट्स विद प्राइड विद द कमांडर्स एंड हिज असिस्टेंट्स इंस्पेक्ट द परेड। तो जो भी डिफरेंस होगा आप देख लीजिए उसमें, ये करेक्टेड है इसका। द साउंड ऑफ marching feet echoes through the air as a group of cadets prepare for their drill. Meanwhile, a convoy of military vehicles passes by.
पास नहीं पासेस आएगा, पासेस बाय ड्रॉइंग चीयर्स फ्रॉम द गैदर्ड क्राउड, ये नीचे चला गया, आप उसको भी लिख लेना, चीयर्स फ्रॉम द गैदर्ड क्राउड। तो ये आपका सही है, इसका जो इसमें ठीक कर रखा है, सलूट का सलूट्स हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंस्पेक्ट्स का इंस्पेक्ट हो जाएगा। ऐसे आप बहुत सारे वर्ड में इसमें चेंज है, आप देख लीजिए उसको। नाउ लेट अस लिसन, तो यू विल लिसन टू ए टॉक अबाउट परमवीर चक्र। आपने परमवीर चक्र के बारे में एक वार्ता सुनेंगे। एज यू लिसन कंप्लीट द सेंटेंस बाय फिलिंग इन द ब्लैंक विद 1 or 2 एग्जैक्ट वर्ड और फ्रेज यू हियर। तो अब आपको सुनने के साथ साथ नीचे दिए गए जो शब्द ये सेंटेंस दे रखे हैं उनमें सही शब्द या वाक्यांश आपको भरना है। ट्रांसक्रिप्ट फॉर टीचर ऑन पेज नंबर 98। तो आप एक वीरता की कहानी ऐसी अगर आप सुनोगे परमवीर चक्र की, देखिए चलो इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। द परमवीर चक्र सिग्निफाइज द व्हील ऑफ अल्टीमेट ब्रेव। इसके लिए दिया जाता है परमवीर चक्र परम वीरता के चक्र का प्रतीक है। द परमवीर चक्र इज अवार्डेड टू समवन हु शोज exemplary bravery while fighting with enemy. The Paramveer Chakra was introduced as a gallantry medal in 1947 by Dr. Rajendra Prasad, the Indian President of India. The design of Paramveer Chakra is inspired by Dadichi, who was a Vedic rishi. क्या थे वो? वैदिक ऋषि थे। The state emblem in the center of Paramveer Chakra is, इसको ए को काट देना, ए ऑलरेडी लिखा हुआ है उसमें। The state emblem in center of Paramveer Chakra is surrounded by the वज्र and lotus flower। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Now let us speak। तो फर्स्ट है एज ए सिटीजन ऑफ नेशन, एक नागरिक होने के रूप में वी ऑल मस्ट फुलफिल अवर ड्यूटी, हम सभी को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। इन ग्रुप ऑफ 4 or 5 स्पीक अबाउट हाउ यू परपोज टू सर्व अवर नेशन। तो 4-5 के समूह में बनाकर आप चर्चा करिए कि देश की सेवा करने का प्रस्ताव कैसे रख सकते हैं। तो जो नीचे वर्ड दिए गए इनमें से आप चूज कर सकते हैं, जैसे सेविंग द एनवायरनमेंट, हेल्थ एंड वेलबींग, हेल्पिंग अदर्स और राइटस कंडक्ट। ठीक है, तो आप बात ये आपको खुद से करना है, डू इट योर सेल्फ। इसको पढ़िए और क्या क्या आप कैसे आप बात शुरू कर सकते हैं, जैसे आई बिलीव वन ऑफ द बेस्ट वे टू सर्व द नेशन इज बाई, किस काम से, कि मेरा मानना है कि देश की सेवा सबसे अच्छा तरीका है। उसके आगे आप अपना सेंटेंस जोड़िए, इन लाइन से आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे शुरू करके आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए, वैसे मैंने आपके लिए आंसर बना भी रखे हैं, आप चाहें तो इनमें से स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4, 5 अगेन स्टूडेंट 1 क्या क्या बोलेंगे वो आप देख लीजिए। ठीक है, सेंटेंस को मैंने एक्सटेंड कर रखा है, बट इसको आप देखिए मत, आप इसको जस्ट एक बार लुक थ्रू करिए और खुद से बोलने की कोशिश करिए ग्रुप में। ठीक है, उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, ना कि नकल करने से। नाउ लेट अस राइट। लेटर ऑफ इंक्वायरी, फॉर्मल लेटर रिटन टू सीक डिटेलमेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट समथिंग द राइटर वांट टू नो। तो एक पूछताछ पत्र, आपको किसी को फॉर्मल लेटर, औपचारिक पत्र होता है जिसे कि विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी को लिखा जाता है, जो लेखक जानना चाहता है। देखिए, जब आप किसी को फॉर्मल लेटर लिखते हैं किसी जानकारी जानने के लिए, तो वही तो करते हो कि जो राइटर लिख रहा है वो जानकारी जानना चाहता है किसी चीज के बारे में। तो एग्जाम्पल, इट कैन बी यूज टू ज्वाइनिंग ए कोर्स, ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट और knowing details about a trip etc. The language used in formal and specific with relevant queries। तो एग्जाम्पल के लिए किसी कोर्स में आपको प्रवेश लेना है, किसी चीज का आयोजन करना है, या फिर ट्रेवल संबंधी कोई जानकारी प्राप्त करनी है, इस तरह से। तो इसमें आप क्या करते हैं, फॉर्मल और सटीक भाषा का यूज करते हैं। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ राइट ए लेटर ऑफ इंक्वायरी। अब आपको इंक्वायरी का एक लेटर लिखना है। योर स्कूल विशेस टू ऑर्गेनाइज ए विजिट टू ए मेमोरियल इन योर रीजन और स्टेट और रीजन। अब जो आपका स्कूल है अपने राज्य या क्षेत्र के एक किसी मेमोरियल, स्मारक का विजिट करना चाहती है। ठीक है, राइट द लेटर टू द इंचार्ज ऑफ दैट मेमोरियल रिक्वेस्टिंग फॉर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अवेलेबल डेट्स फॉर विजिट। तो आपको
जो मेमोरियल है उसके जो वहाँ का हेड है उसको पत्र लिखना है, जिसमें मिलने की तारीख, ड्यूरेशन ऑफ टूर, एंट्री फीस, गाइडलाइंस फॉर स्टूडेंट ग्रुप, वो सब चीज आप उनसे पूछनी है। तो फॉलो द गिवन लेआउट, यूज द क्लूज गिवन बिलो टू ड्राफ्ट द लेटर। तो आपको ये गाइडलाइन फॉलो करनी है और इस तरह से क्लूज आपको कलेक्ट करनी है। ठीक है, इस तरह से आप लिखोगे। सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट लिखना है, डियर सर, फिर आप पूरा वो लिखोगे। उसके अंदर क्या क्या आप पूछोगे, लेटर की बॉडी होती है, इसको बोलते हैं बॉडी ऑफ द लेटर जो आप लिखते हो। और ये क्या हो गया, योर सिंसियरली, और अपना आप नाम लिखोगे। तो चलिए आपके लिए, और ये, और उसमें से ये आप बॉडी ऑफ लेटर में प्रॉम्प्ट ऑफ इंक्वायरी में क्या क्या आप यूज करोगे ये यहाँ पर पूरा दिया गया है। तो आपके लिए सैंपल लेटर मैंने बना के रेडी कर रखा है, आप इसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है, आप पढ़ के देखिए इसको, ये आपको अच्छा लगेगा। और इसी तरह से आप भी एक लेटर लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट अस एक्सप्लोर। तो आउट ऑफ 21 पीवीसी अवार्डेड, 21 परमवीर चक्र प्राप्तकर्ताओं में मेजर सोमनाथ शर्मा वाज द फर्स्ट, वो पहले थे रिसिपेंट ऑफ पीवीसी, एंड कैप्टन विक्रम बत्रा वाज द लास्ट रिसिपेंट ऑफ पीवीसी द हायर गैलेंट्री अवार्ड। और जो कैप्टन विक्रम बत्रा थे वो अंतिम थे इस सीरीज में। ठीक है, टोटल 21 अभी तक परमवीर चक्र बटे हैं उनमें। तो कैप्टन विक्रम बत्रा इज पॉपुलरली रिमेंबर्ड एज द शेरशाह ऑफ कारगिल। तो विक्रम बत्रा को कारगिल के शेरशाह के रूप में जाना जाता है। हिज आइकॉनिक सक्सेस सिग्नल वाज, ये दिल मांगे मोर। उनका जो आइकॉनिक सक्सेस सिग्नल था वो था ये दिल मांगे मोर। जैसे कि आपने बुक में देखा भी होगा, विक्रम बत्रा पे मूवी भी बनी हुई है, आप उसको देख के समझ सकते हैं, वो इनकी बायोग्राफी पे है। कैप्टन विक्रम बत्रा द डी कंपनी कमांडर वाज tasked to capture point 5140 on 20 June 99, which he did with exemplary courage। तो डी कंपनी के कमांडर कैप्टन विक्रम बत्रा को 20 जून 1999 को पॉइंट 5140 पर कब्जा करने का काम सौंपा गया था, जो उन्होंने पूरी वीरता के साथ पूरा किया। तो आफ्टर पॉइंट 5140 वाज कैप्चर करने के बाद 13 जेएफ रिफ वाज टास्क टू कैप्चर पॉइंट 4875। तो 5140 पर कब्जे के बाद में जो 13 जेएफ राइफल थी, ठीक है, उसको पॉइंट 4875 पर कब्जा करने का काम मिला। ऑन 7 जुलाई 1999 कैप्टन विक्रम बत्रा लीड द असॉल्ट फ्रॉम द फ्रंट एंड एंगेज इन ए फिजिकल फाइट विद द एनिमी। अब 7 जुलाई 1999 को कैप्टन विक्रम बत्रा मोर्चे पर सामना करते हुए दुश्मन के आमने सामने भिड़ गए। ठीक है, he killed 5 enemy soldier at point blank range and himself sustained serious injuries। तो उन्होंने क्या किया कि आमने सामने की भिड़ंत में 5 सैनिक दुश्मनों को बहुत नजदीक से उन्होंने मार गिराया, जिसमें वे खुद भी गंभीर रूप से घायल हो गए। तो डिस्पाइट हिज इंजरीज, his dauntless determination inspired his men to clear the enemy from a demonstrating position। तो अपने घावों के बावजूद भी उनका जो दृढ़ संकल्प था, उन्होंने अपने साथियों को प्रेरित किया और उन्होंने दुश्मन से बदला लिया और आखिर तक, ठीक है, लेटर द succumb to his injury, his fearless determination and leadership encouraged his company men to avenge his death and finally capture the point 4875। और लास्ट में इतना सब कुछ बावजूद होने के बाद भी उन्होंने आखिरकार 4875 पॉइंट पर विजय प्राप्त कर ली। तो ऐसी बहुत सारी ब्रेवरी की कहानियां हैं जो हमारे देश के ब्रेवरी की कहानियों से, हमारे अच्छे लोगों से भरी पड़ी है। हिज इंस्पायरिंग लीडरशिप, डेडिकेशन टू ड्यूटी एंड स्टीडफास्ट लव फॉर हिज कंट्री कंटिन्यू टू बी एन इंस्पिरेशन फॉर यंगर जनरेशन। तो उनका जो ये नेतृत्व है, कर्तव्य निष्ठा है, देश के प्रति उनका प्रेम भाव, उनकी अगली युवा पीढ़ी को ये सब प्रेरित करता है। He attended the call of duty with absolute disregard for his personal safety। He was awarded with परमवीर चक्र पोस्टोमसली। पोस्टोमसली का मतलब होता है कि मरने के बाद, मरणोपरांत। ठीक है, तो उन्होंने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की पूरी उपेक्षा करके, कि उन्होंने अपने खुद की सुरक्षा नहीं देखी, अपने कर्तव्य को निभाया और मरने के बाद में मरणोपरांत उनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। Gallantry award in the India are given to military personnel and other displaying extraordinary courage in the line of duty। तो जो वीरता पुरस्कार है, गैलेंट्री अवार्ड है भारत में, वो
सैन्य कर्मियों को और कोई दूसरे जो कि असाधारण साहस दिखाए उनको दिए जाते हैं। तो देखिए सम ऑफ द गैलेंट्री अवार्ड इन इंडिया आर, जैसे परमवीर चक्र हो गया, ये बहुत हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है, हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंचा। महावीर चक्र हो गया, ये सेकंड हाईएस्ट है। वीर चक्र हो गया, ये एक्ट ऑफ गैलेंट्री है, प्रेजेंस ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ एनिमी। तो देखिए 3 तरह के गैलेंट्री अवार्ड है इंडिया में। परमवीर चक्र जो कि भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान है, जो दुश्मन के सामने अनूठी बहादुरी के लिए दिया जाता है। दूसरा सर्वोच्च सम्मान है महावीर चक्र, जो दुश्मन के सामने वीरता के लिए दिया जाता है। तीसरा है वीर चक्र, जो दुश्मन के सामने बहादुरी के लिए दिया जाता है। तो तीनों में अलग अलग वर्ड यहाँ पर यूज किए गए हैं। तो फाइंड आउट मोर गैलेंट्री अवार्ड्स। ठीक है, आप और गैलेंट्री अवार्ड का पता लगाइए ऐसे ही। की रोल ऑफ वुमेन इन इंडियन आर्मी। तो देखिए आपसे की रोल पूछा गया है इसका वुमेन का इंडियन आर्मी में। ऑफिसर रैंक में इंडियन वुमेन होती हैं, ठीक है। आर्मी मेडिकल कोर्प्स में होती हैं, आर्मी एजुकेशन कोर्प्स में होती हैं, जज एडवोकेट जनरल होती हैं, सिग्नल इंजीनियरिंग यूनिट में होती हैं, इंटेलिजेंस एंड मिलिट्री पुलिस में होती हैं, और कोर्प्स ऑफ मिलिट्री पुलिस में। ठीक है, उनकी ड्यूटी क्या होती है? पुलिसिंग आर्मी स्टेब्लिशमेंट, कंट्रोलिंग फीमेल ऑफेंडर्स, और हैंडलिंग जेंडर सेंसिटिव ऑपरेशंस। इसको आप पढ़ लीजिए, आपको पढ़ने से सब समझ में आ जाएगा, बड़ी इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट है पीस कीपिंग एंड यूएन मिशन। तो इंडियन वुमेन ऑफिसर जो है वो रिप्रेजेंट करती है यूएन में, लीडरशिप रोल में भी हैं। तो रिसेंट प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट क्या क्या है वो भी यहाँ पर दिए गए हैं लेडीज के, और लास्ट में है कंक्लूजन। तो इसको पूरे को आप पढ़िए, आपको पता चलेगा कि इंडियन के वुमेन का इंडियन मिलिट्री में क्या क्या रोल है। नाउ कम टू नेक्स्ट, बिरसा मुंडा ए सेज ऑफ करेज एंड सेक्रीफाइस। ठीक है, यहाँ पर बिरसा मुंडा की एक कहानी दी गई है जिसको साहस और बलिदान की गाथा है उनकी। ठीक है, तो हमसे एक्चुअली इसमें इसके पहले क्वेश्चन छूट गया था, ये यहाँ पे छूटा हुआ है क्वेश्चन जो हमने लिखा है ना थर्ड, यहाँ पे इसमें थर्ड है, इसमें थर्ड वन है ये, जिसका ये आंसर है, जिसका आंसर हमने आगे यहाँ दिया है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का ये आंसर है कि की रोल्स ऑफ वुमेन इन इंडियन आर्मी। उसमें पूछा गया है क्वेश्चन आपसे कि भारत सरकार ने जो भारतीय सशस्त्र बल है इंडियन आर्मी जो है उसमें महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की पहल की है। तो ये महिला गर्व और निष्ठा की सेवा से राष्ट्र की सेवा कर रही है। भारतीय सेना में महिलाओं की रोल आपको बताने हैं, तो उसी का ये आंसर है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन छूट गया है, क्वेश्चन आपकी बुक में है, आप देख लीजिए, ये पूरा उसी का है कोई आंसर। चलिए, तो बिरसा मुंडा ए सेज ऑफ करेज एंड सेक्रीफाइस। तो बिरसा मुंडा के बारे में साहस और बलिदान की गाथा है उनकी ये। बिरसा मुंडा कौन थे? बिरसा मुंडा ए रिवर्ड ट्राइबल फ्रीडम फाइटर, स्पिरिचुअल लीडर एंड फोक हीरो बिलोंग टू द मुंडा ट्राइब। बिरसा मुंडा एक प्रमुख आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी, आध्यात्मिक नेता और लोकनायक मुंडा जनजाति के थे। सेलिब्रेटेड एज ए वैलियंट वॉरियर एंड ए charismatic figure, he emerged as a powerful symbol of tribal resistance against British colonial rule। तो झारखंड के ये ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आदिवासी आंदोलन के वे प्रतीक बने, और झारखंड के लोग उनको क्या बोलते थे? अमंग द पीपल ऑफ झारखंड ही इज अफेक्शनेटली नोन एज धरती आबा। झारखंड के लोग उनको धरती आबा बोलते थे कि धरती के पिता। द फादर ऑफ लैंड एंड इज ऑनर्ड एज डिवाइन फिगर ऑफ हिज सेल्फलेस डेडिकेशन टू हिज पीपल। तो उनका जो खुद का, उनको धरती के पिता के रूप में मानते थे क्योंकि वे लोगों के प्रति जो उनका समर्पण था वो सेल्फलेस था। ठीक है, सेल्फलेस डेडिकेशन। एक कमेमोरेटिव स्टैम्प डिजाइन बाय श्री सक्समंता कैप्चर्स हिज पावरफुल प्रेजेंस। तो देखिए जो शंखा सामंता द्वारा डिजाइन किया गया एक स्मारक है, डाक टिकट उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व को यहाँ पर दर्शा रहा है। ठीक है, बिरसा मुंडा का ही है। इट फीचर बिरसा मुंडा एड्रेसिंग हिज followers with a determined expression that reflect his unwavering vision of tribal unity, empowerment and self governance। तो इसमें बिरसा मुंडा को अपने जो उनके अनुयायी थे, उनको जो मानते थे, उनको संबोधित करते हुए दिखाते हैं, जिनका दृढ़ चेहरा और अडिग दृष्टि
जनजातीय एकता, सशक्तिकरण और स्वशासन की प्रेरणा को ये व्यक्त करता है उनकी। दिस स्टैम्प सर्व एज लास्टिंग ट्रिब्यूट टू हिज pivotal role in India's freedom struggle and his relentless commitment to protecting tribal rights। और ये जो डाक टिकट है ये स्वतंत्रता संग्राम में उनकी अहम भूमिका और आदिवासी अधिकारों के संरक्षण की उनकी प्रतिबद्धता को सम्मानित करता है। तो देखिए हमारे यहाँ पर किसी को भी सम्मानित करने के लिए जो भारतीय डाक टिकट है जो इंडियन पोस्ट बनाती है, ठीक है, उसका फोटो उस पर लगा के उसको सम्मानित किया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है कि कब हुए, इनका क्या रोल रहा हमारे उसमें। तो देखिए सोर्स क्या है इसका, ये वेबसाइट सोर्स है। तो मेक ए लिस्ट ऑफ पैट्रियोटिक सॉन्ग्स इन एनी लैंग्वेज इंक्लूडिंग सॉन्ग्स फ्रॉम योर रीजन, शेयर द सॉन्ग विद योर क्लासमेट एंड टीचर। ये आपको खुद से करना है, ठीक है, और इस साइट पे आप विजिट करके इसके बारे में और ज्यादा भी जान सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पार्ट खत्म हो जाता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे की वीडियो आसानी से मिलती रहे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।